सब जानते हैं कि चक्रवात किस प्रकार का मौसमी तंत्र है, निम्न वायुदाब मौसमी तंत्र है। यहां पर वायुदाब किस प्रकार का होगा बच्चों, लो प्रेशर, निम्न दाब बनेगा, निम्न दाब बनेगा। यही कारण से बाहर से आती हुई, यहां पर बच्चों अपेक्षाकृत उच्च दाब है और यहां मध्य में निम्न दाब है, इसलिए पवनें किस ओर से चलेगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनें चलती है, हम जानते हैं बच्चों। तो बाहर से अर्थात उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनें चलती है। लेकिन बच्चों हम यह भी जानते हैं कि कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण ये पवनें सीधी ना जा करके 45 डिग्री के कोण पर घूमती है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में इनकी स्थिति अलग और दक्षिणी गोलार्ध में इनका घुमाव अलग होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर चक्रवात की जो दिशा है वो इस प्रकार से बदलती है। और हम यह भी जानते हैं कि ANC एक फॉर्मूला है बच्चों, ANC अर्थात नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात होगा अर्थात जो साइक्लोन होगा, उत्तरी गोलार्ध में जो साइक्लोन होगा एंटी क्लॉकवाइज इसकी दिशा होगी, अर्थात घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत दिशा में। अब घड़ी की सुई किधर चलती है, इधर चलती है, ठीक है, इसके विपरीत दिशा में इसका उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात होगा। ठीक है बच्चों, जबकि एंटी साइक्लोन अर्थात प्रति चक्रवात जो होगा, एंटी साइक्लोन होगा, वो क्लॉकवाइज होगा। एक छोटा सा स्वयं निर्मित फॉर्मूला इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो हम ANC फॉर्मूले के तहत ये जानते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात है, जो साइक्लोन है, वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत में होगा। तो यहां पर ये हम जानते हैं कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, केंद्र की ओर आती हुई जो पवनें हैं। अब चक्रवात क्या है बच्चों, चक्रवात को समझ लेते हैं कि चक्रवात बच्चों निम्न दाब युक्त एक मौसमी तंत्र है, निम्न दाब युक्त एक मौसमी तंत्र है जिसमें पवनें केंद्र की ओर 45 डिग्री के कोण पर आती हुई प्रतीत होती है और केंद्र में निम्न दाब बनाए रहता है और बाहर उच्च दाब बनाए रहता है। ठीक है, और निम्न दाब जब बनाए रहता है इस वजह से यहां से जो पवनें हैं वो ऊपर की ओर उठती है, जिससे कि निम्न दाब लगातार रूप से बनाए हुए हो। ठीक है, जिससे कि निम्न दाब बनाए हुए हो और बाहर से पवनें लगातार रूप से आती रहे और चक्रवात की स्थिति बनाई हुई रहे। बच्चों चक्रवात की हम देखें तो दो प्रकार के चक्रवात होते हैं, एक तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात और एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। चक्रवात की यदि हम बात करें बच्चों तो दो प्रकार के चक्रवात यहां देखने को मिलते हैं, एक तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात और एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। बच्चों जिसका दूसरा नाम है बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इसी को बहुरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी कहते हैं। तो इसी का हम अध्ययन करेंगे अभी कि बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक है, वे चक्रवातीय वायु प्रणालियां जो उष्ण कटिबंधीय से दूर मध्य व उच्च अक्षांशों में विकसित होती हैं उन्हें बहिरुष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। बच्चों बहिरुष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है इनकी उत्पत्ति या इनका निर्माण वाताग्र की क्रिया के द्वारा होता है। और वाताग्र के दौरान हमने पढ़ा था बच्चों कि विपरीत भौतिक लक्षणों की जो पवनें हैं वो जब आपस में टकराती है, जब वापस में आती है तो वाताग्र का निर्माण होता है। स्थैतिक रूप से वो आपस में घुल मिल नहीं जाती क्योंकि उनमें भौतिक लक्षणों में अंतर होता है, तापमान में अंतर, वायुदाब में अंतर, साथ ही बच्चों उसमें आर्द्रता में भी अंतर होता है। इस वजह से वो आपस में घुल मिल नहीं जाती और पहले स्थैतिक रूप से वाताग्र का निर्माण होता है और उसी जगह पर वहीं पर ही चक्रवात की स्थिति बनती है। ठीक है बच्चों, मध्य तथा उच्च अक्षांशों में जिन क्षेत्रों से ये गुजरते हैं वहां मौसम संबंधी अवस्थाओं में अचानक तेजी से बदलाव आते हैं। अब बच्चों यहां पर ये देखने वाली बात है कि शुरुआत में जो चक्रवात है उनको किस प्रकार से देखा गया, तो यह देखने वाली बात यह होगी कि जो मौसम संबंधी जो परिवर्तन होते हैं, मौसम अचानक से मौसम जो
परिवर्तन देखे गए हैं इन चक्रवातों के दौरान। इस कारण से चक्रवातों की खोज हुई, अर्थात चक्रवातों के बारे में ज़्यादा जानने का प्रयास किया गया कि आखिर में ये अचानक से मौसम संबंधी परिवर्तन क्यों हुए, इनके क्या कारण थे। तब जाकर के बच्चों जलवायुवेत्ता थे, कुछ वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके बारे में रिसर्च किया कि आखिर में इसके क्या कारण है। तब जाकर के ये चीज़ें हमारे सामने प्रस्तुत हुई कि ये चक्रवात है और इसमें लगातार रूप से मौसमी परिवर्तन की घटनाएं देखने को मिलती है बच्चों। बहिरोष्ण कटिबंधीय चक्रवात ध्रुवीय वाताग्र के साथ साथ बनते हैं और आरंभ में वाताग्र अचर होता है। बच्चों, हमने वाताग्र के अंदर ये देखा था कि 4 प्रकार के वाताग्र होते हैं। एक तो अचर वाताग्र, एक अधिविष्ट वाताग्र, एक शीत वाताग्र और एक उष्ण वाताग्र। 4 प्रकार के वाताग्र हमने यहां पर देखे थे। लेकिन बच्चों ये अलग अलग प्रकार ना हो करके इनके क्रमशः रूप है। ठीक है, जब वाताग्र का निर्माण हो रहा होता है तो अचर रूप में यह हमें दिखाई देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शीत और उष्ण अलग अलग प्रकार के वाताग्र एक ही समय में बनते हैं। और उसके पश्चात जब समाप्ति की ओर होता है वाताग्र तो अधिविष्ट प्रकार का वाताग्र निर्मित होता है। तो इसके क्रम से होता है इनके प्रकार के साथ साथ में। बच्चों यहां पर हम देख सकते हैं कि जब इस प्रकार के 2 विपरीत पवनें होती है, अब पवनें किस प्रकार से मिलेगी बच्चों, यहां हम इसमें देख सकते हैं कि यह ट्रेड विंड्स या व्यापारिक पवनें होती है। ये हमने देख चुके हैं वायुदाब और पवनों के दौरान। इसके पश्चात यदि हम बात करें बच्चों तो यहां पर पछुआ पवने और इस प्रकार यहां पर ध्रुवीय पवने पाई जाती है। तो बच्चों यहां पर ये पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने, दोनों पवने जब आपस में धरातल पर टकराती है, दोनों पवनों का जब आपस में टक्कर होती है तो यह सीधे तौर पर टक्कर होकर के आपस में घुल-मिल नहीं जाती, क्योंकि इनमें भौतिक लक्षणों में अंतर पाया जाता है। भौतिक लक्षण इनके क्या है, अलग प्रकार के हैं। ये जो पवने हैं, ये पछुआ पवने हैं, बजाय इनकी अपेक्षाकृत कैसी है, गर्म है। और ये जो ध्रुवीय पवने हैं ये शीत है, अर्थात ठंडी प्रकार की पवने हैं। और दोनों के लक्षणों में अंतर होने के कारण यहां पर अचर वाताग्र का निर्माण होगा। ठीक है, तो सबसे पहली अवस्था क्या है कि यहां पर अचर वाताग्र का निर्माण होगा। और उत्तरी गोलार्ध में वाताग्र के दक्षिण में कोस्ट व उत्तर दिशा में ठंडी हवा प्रवाहित होती है। यदि हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिण में गर्म, कोस्ट का मतलब बच्चों गर्म, व उत्तर दिशा से ठंडी हवा प्रवाहित होती है। उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकार की स्थिति बनती है। यह चीज हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले यहां पर हम देख चुके हैं कि इस प्रकार की चीजें बनेगी। अब दोनों पवने जब टकराएगी बच्चों, तो दोनों पवने टकराने के दौरान इनकी स्थिति किस प्रकार से बनेगी, इसको भी हम देख लेते हैं कि यहां से बच्चों ये ठंडी पवने आई और यहां पर एक वाताग्र का निर्माण हुआ। ठीक है, इस प्रकार का वाताग्र का निर्माण हुआ। जब वाताग्र के साथ यहां पर वाताग्र जब बन रहा आता है तो यहां पर हम जानते हैं बच्चों कि निम्न दाब का क्षेत्र था। निम्न दाब का क्षेत्र होगा तो यहां पर चक्रवातीय दशा होगी। और चक्रवातीय दशा किस प्रकार से होगी और उनकी दिशा क्या होगी, इसके बारे में हम देख लेते हैं कि बच्चों कि हमें जानते हैं कि जो पछुआ पवने हैं, पछुआ पवने की दर से आती है, इनकी दिशा क्या है, इनकी दिशा होती है बच्चों दक्षिण पश्चिम। और यहां पर बच्चों यह भी जानते हैं हम कि इस क्षेत्र में कोरियोलिस बल ज्यादा प्रभावकारी होता है, ज्यादा कार्य करता है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं कोरियोलिस बल का मान भी ज्यादा होता जाता है, उसका प्रभाव भी ज्यादा बढ़ता जाता है। इस वजह से यह लगभग ऐसी दिखाई देती है जैसे पश्चिम से आ रही हो। यह पवनें इस प्रकार की दिखाई देती है जैसे पश्चिम से आ रही हो। ठीक है, पश्चिम से आ रही हो, तेज गति से आ रही हो। उसी की तरह यह जो ध्रुवीय पवनें हैं, यहां पर सर्वाधिक मात्रा में कोरियोलिस बल होता है और ये इस प्रकार से दिखाई देती है जैसे कि पूर्व दिशा से आ रही है। इस प्रकार से यहां पर इनकी विपरीत जो दिशा है वो चक्रवातीय दशाओं को जन्म देगी। और यहां पर यह भी देखने वाली चीज है बच्चों कि यहां पर जो पछुआ पवने हैं इनका जो प्रभाव है वो इस वाताग्र के
सीधे हाथ की राइट हैंड की तरफ ज्यादा होता है, पूर्व दिशा की ओर ज्यादा होता है। ठीक है, यहां हम ये देख भी रहे हैं कि यह जो बल लगाएगा वो पूर्व दिशा की ओर, या फिर यूं कह सकते हैं मेरे सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ, इधर की तरफ ज्यादा बल लगाएगा। जबकि ये जो ध्रुवीय पवनें हैं इनका जो प्रभाव है वो इधर की ओर, पश्चिम की ओर, अर्थात मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ, इस साइड में ज्यादा प्रभावकारी होगी। और यही कारण है बच्चों, यही कारण है कि यहां पर इन पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण इस क्षेत्र में क्या होगा, इस क्षेत्र में गर्म वाताग्र का निर्माण होगा। क्यों होगा बच्चों गर्म वाताग्र का निर्माण? क्योंकि यहां पर पछुआ पवनें ज्यादा प्रभावशाली है, ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, तो इस वजह से यहां पर गर्म वाताग्र का या उष्ण वाताग्र का निर्माण होगा। और हमने वाताग्र में पढ़ा था बच्चों कि उष्ण वाताग्र किसे कहते हैं? जहां पर गर्म पवनें ज्यादा प्रभावशाली हो, ज्यादा इफेक्टिव हो, वहां पर गर्म वाताग्र का या उष्ण वाताग्र का निर्माण होगा। तो यहां पर किस प्रकार का वाताग्र का निर्माण हुआ? गर्म वाताग्र या उष्ण वाताग्र का निर्माण। मैंने यहां पर इसे लिख दिया है। इसके विपरीत यदि हम बात करें बच्चों, तो यहां पर ध्रुवीय पवनों का प्रभाव इस रेखा के बाएं ओर ज्यादा प्रभावकारी होगा। इस वजह से यहां पर कैसा वाताग्र बनेगा? ठंडा वाताग्र या शीत वाताग्र का निर्माण यहां पर होगा। ठीक है, इसे मैंने नीले रंग से लिख दिया है। तो यहां पर गर्म वाताग्र और यहां पर शीत वाताग्र का निर्माण होगा। और इस प्रकार से ऊपर से आती हुई ये जो पवनें हैं ये ठंडी होगी, ये ठंडी पवनें हैं, जिसे हमने क्या नाम दिया? ध्रुवीय पवनों का नाम दिया। और यहां से नीचे से आने वाली जो पवनें हैं वो गर्म पवनें हैं। ठीक है, जिसे हमने पछुआ पवनों का नाम दिया। तो दोनों ओर की जो पवनें आपस में टकराई, यहां पर गर्म वाताग्र और यहां पर शीत वाताग्र का निर्माण होगा। लेकिन उससे पहले अचर वाताग्र का निर्माण तो हो चुका था जब दोनों पवनें आपस में टकरा रही थी। तो सबसे पहले अचर वाताग्र का निर्माण होगा, उसके पश्चात इस वाताग्र के सीधे हाथ पर या राइट हैंड पर गर्म वाताग्र और लेफ्ट हैंड पर शीत वाताग्र का निर्माण होगा। ठीक है बच्चों, अब यहां पर आगे देखते हैं कि जब वाताग्र के साथ वायुदाब कम हो जाता है, कोष्ण वायु उत्तर दिशा की ओर तथा ठंडी वायु दक्षिण दिशा में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत चक्रवातीय परिसंचरण करती है। अब यहां पर यह भी देखने वाली बात है बच्चों कि अब इसको इस तरीके से देखो कि यह जो दक्षिण में जो पवनें हैं, जिसे हमने पछुआ पवनें कहा, वो इस तरफ बल लगा रही है, और जो ठंडी पवनें हैं वो इस तरफ बल लगा रही है। तो पूरा तंत्र होगा वो इस तरीके से इस दिशा में रोटेट करने लगेगा। ठीक है, यहां पर इस तरीके से यदि बल लगाएं तो ये पूरा तंत्र इस प्रकार से रोटेट करने लगेगा। और उसकी दिशा क्या होगी? यदि इस दिशा में रोटेट कर रहा है तो घड़ी की सुइयों के दिशा के विपरीत दिशा में। ठीक है, इस प्रकार से रोटेट करेगा तो घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत दिशा में यहां पर इस चक्रवात की दिशा होगी। और हमारे एएनसी फॉर्मूले जो हमने बताया था बच्चों, एएनसी फॉर्मूले में नॉर्थ हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं हम, उत्तरी गोलार्ध में जो साइक्लोन होंगे वो अर्थात जो चक्रवात होंगे वो एंटी क्लॉकवाइज होंगे, अर्थात घड़ी की सुई के दिशा के विपरीत दिशा में होंगे। और यहां पर यह साबित भी हो रहा है। इस तरफ से दोनों बल लगाएंगे और घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में गमन करती हुई यह चक्रवात हमें दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इन वाताग्रों का निर्माण यहां पर होगा। लेकिन बच्चों धीरे धीरे क्या होगा? ये शीत वाताग्र आगे बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, शीत वाताग्र आगे बढ़ता हुआ जाएगा क्योंकि ठंडी जो वायु है वो नीचे की ओर धंसती है और जो गर्म वायु है वो हल्की होने के कारण ऊपर की ओर जाती है। हम पहले भी देख चुके हैं। तो ठंडी वायु नीचे की ओर धंसती हुई ये शीत वाताग्र आगे बढ़ता हुआ जाएगा और इसकी स्थिति धीरे धीरे आगे होती जाएगी। ठीक है, ये आगे होती जाएगी, फिर ये आगे होती जाएगी, और इस तरीके से एक समय ऐसा आएगा कि यह जो क्षेत्र है, जो गर्म पवनों का जो क्षेत्र है वो कम होता जाएगा और ये वाताग्र आगे बढ़ता जाएगा। और उसके पश्चात अधिविष्ट वाताग्र के रूप में इस वाताग्र की समाप्ति होगी। और इस तरीके से ये चक्रवात कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से शीतोष्ण चक्रवातों की उपस्थिति यहां पर देखी जाती है। इसका निर्माण यहां पर वाताग्र के रूप में देखा जाता है। ठीक है बच्चों, इस चक्रवातीय प्रवाह से बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात विकसित होता है, जिसमें एक उष्ण वाताग्र तथा एक शीत वाताग्र होता है। यहां पर भी हम देख सकते हैं बच्चों कि एक गर्म उष्ण वाताग्र, यहां पर ये कैसा है? गर्म या वार्म फ्रंट, यहां पर लिखा हुआ है गर्म वाताग्र है। ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया है। और यहां पर ये शीत वाताग्र है और यह गर्म वायु है और ये ठंडी वायु है।
तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें देख सकते हैं। और धीरे धीरे ये ठंडा वाताग्र है ये आगे की ओर बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है। और आगे की बढ़ता हुआ जाकर के ये जो कोष्ण जो वायु है अर्थात गर्म जो वायु है इसकी स्थिति कम होती जाएगी, ये ऊपर की ओर चलती जाएगी। इस चक्रवात में कोष्ण वायु क्षेत्र या कोष्ण खंड ठंडे अग्रभाग में पिछले शीत खंड के बीच पाया जाता है। ये ठंडे अग्रभाग और शीत जो खंड है इसके बीच में पाया जाता है। कोष्ण वायु आक्रामक रूप में ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है और उष्ण वाताग्र के पहले भाग में स्तरीय मेघ दिखाई देते हैं और वर्षा यहां पर होती है। तो कोष्ण वायु आक्रामक रूप से ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है, दिखाई देती है वहां पर चढ़ती हुई, और उष्ण वाताग्र के पहले भाग में जब ये उष्ण वाताग्र चल रहा होता है तो कोई यदि महसूस करे इन वाताग्रों की क्षेत्रों को तो वहां पर सबसे पहले बच्चों स्तरीय मेघ दिखाई देते हैं और वहां पर वर्षा होती है। तो इस तरीके की स्थिति यहां पर हमने देखी। पीछे से आता हुआ शीत वाताग्र उष्ण वायु को ऊपर की ओर धकेलता है, जिसके परिणाम स्वरूप शीत वाताग्र के साथ कपासी मेघ दिखते हैं। यहां पर ये जो शीत वाताग्र है ये पीछे से आता हुआ है और ये जो गर्म वायु है इसके नीचे की ओर धस जाता है, तो जिससे कि जो गर्म वायु है ऊपर की ओर चली जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप शीत वाताग्र के साथ कपासी मेघ बनते हैं। और यहाँ शीत वाताग्र के साथ में कपासी मेघ का निर्माण भी होगा, ठीक है। शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र की अपेक्षा तीव्र गति से चलते हैं और अंततः उष्ण वाताग्र को पूरी तरह ढक लेते हैं। और शीत वाताग्र बच्चों यहां पर आकर के धीरे धीरे आकर के इस तरीके से इसको पूरी तरह ढक लेते हैं और ये जो गर्म वायु का जो क्षेत्र है वो समाप्त हो जाता है और एक तरीके से दोनों वायु आपस में मिल जाती है और विपरीत क्षेत्रों में चली जाती है जहां इनको जाना होता है, ठीक है। यह कोष्ण वायु ऊपर उठती है और इसका भूतल से कोई संपर्क नहीं रहता तथा अधिविष्ट वाताग्र बनता है एवं चक्रवात धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। अधिविष्ट वाताग्र का निर्माण होता है अर्थात वाताग्र की समाप्ति ही अधिविष्ट वाताग्र होता है। और वाताग्र की जब समाप्ति हो जाती है तब उसके पश्चात चक्रवात भी धीरे धीरे खत्म होता जाता है। और इस तरीके से हमने शीतोष्ण चक्रवात की स्थिति देखी बच्चों। धरातल तथा ऊंचाई पर वायु परिसंचरण की प्रक्रियाओं में निकट का अंतर संबंध होता है। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से कई प्रकार में भिन्न है। इनका शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में बच्चों बहुत ज्यादा अंतर देखा जाता है, ठीक है। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में स्पष्ट वाताग्र प्रणालियां होती है जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में नहीं होती। जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं बच्चों, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं वो वाताग्रों के वजह से बनते हैं, इनका निर्माण वाताग्र के वजह से होता है। जबकि उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं बच्चों वो संवहनी प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही इनका निर्माण होता है। और विशेष रूप से समुद्री या सागरी क्षेत्रों में जलीय जो स्तर होते हैं, जल के जो क्षेत्र होते हैं वहां पर ही उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है उनकी स्थिति देखी जाती है। जबकि बच्चों इस प्रकार के शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है वो कहीं पर भी बन जाते हैं, स्थल पर भाग पर भी बन सकते हैं और जल भाग पर भी बन सकते हैं। ये विस्तृत क्षेत्रफल पर फैले होते हैं तथा इनकी उत्पत्ति जल व स्थल दोनों पर होती है। जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात केवल समुद्रों में उत्पन्न होते हैं और स्थलीय भागों में पहुंचने पर नष्ट हो जाते हैं। क्यों नष्ट हो जाते हैं बच्चों हम आगे देखेंगे, क्योंकि वहां पर संवहनीय जो ऊर्जा इनको प्राप्त होती है, उष्णकटिबंधीय ऊर्जा की जो वास्तविक जो ऊर्जा होती है उस संवहनीय या फिर कह सकते हैं गुप्त ऊष्मा के द्वारा इनको ऊर्जा प्राप्त होती है। और जब वो स्थल भाग पर पहुंच जाते हैं तो गुप्त ऊष्मा समाप्त हो जाती है और वो भी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात केवल और केवल सागरीय क्षेत्रों में ही होते हैं, जलीय क्षेत्रों में ही होते हैं, स्थलीयों में नहीं पाए जाते हैं। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की अपेक्षा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। हालांकि बच्चों बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय या बहुरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात, लेकिन यह ज्यादा नुकसानदायक नहीं होते, जनधन की हानि नहीं पहुंचाते। जबकि बच्चों उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं वो छोटे क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में वर्षा लाते हैं, ठीक है, लेकिन जनधन को हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में पवनों का वेग अपेक्षाकृत तीव्र होता है और ये विनाशकारी होते हैं। मैंने भी बताया बच्चों उष्णकटिबंधीय चक्रवात बहुत ज्यादा विनाशकारी होते हैं, जनधन की अपार हानि पहुंचाते हैं। साथ ही बच्चों यह भी अंतर है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं और बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। अतः
अतः बच्चों जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग को प्रवाहित करते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है वो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग को प्रवाहित करते हैं, और उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है बच्चों वो महाद्वीपों के पूर्वी भाग को प्रवाहित करते हैं, क्योंकि ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर आएंगे तो महाद्वीपों के पूर्वी क्षेत्र है, महाद्वीपों का जो पूर्वी क्षेत्र इसको प्रभावित करेगा बच्चों। लेकिन शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है वो पश्चिम से पूर्व की ओर आते हैं, इस वजह से महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। यह यहां पर हमने देखा। अब बच्चों यहां में चित्र में हम देख सकते हैं कि प्रेशर कैसा है, उच्च है। उच्च प्रेशर होने के कारण यहां पर एंटी साइक्लोन बनेगा, प्रतिचक्रवात बनेगा और बाहर की ओर वायु जाएगी। जबकि साइक्लोन में प्रेशर निम्न होता है, लो प्रेशर होता है, इस वजह से अंदर की ओर वायु आती हुई दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने उष्णकटिबंधीय चक्रवात और बहिरुष्ण या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में अंतर देखे। साथ ही बच्चों यह भी देखने वाली बात है कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है वो अपेक्षाकृत पछुआ पवनों से प्रभावित होती है, लेकिन उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है वो किन पवनों से प्रभावित होते हैं, वो ट्रेड विंड्स अर्थात व्यापारिक पवनों से प्रभावित होते हैं। क्यों होते हैं बच्चों, इसका कारण हम देख लेते हैं कि जहां इनकी उत्पत्ति होती है बच्चों, जैसे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं, और यहां पर कौन सी पवनें चलती है, यहां पर ट्रेड विंड्स अर्थात व्यापारिक पवनें चलती है और इनकी दिशा इस तरफ होती है। इस वजह से ही महाद्वीपों के पश्चिमी भाग, माना कि यहां पर कोई महाद्वीप है तो यहां महाद्वीपों के पश्चिमी भाग को यह प्रभावित करता है। कौन सा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, और इसके विपरीत बच्चों शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो पछुआ पवनों के द्वारा प्रभावित होते हैं, और इस वजह से पछुआ पवनों की दिशा क्या है, पश्चिम से आकर के पूर्व की ओर जाती है। ठीक है, इस वजह से यह महाद्वीपों के, यदि कोई महाद्वीप है तो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग को प्रभावित करेंगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है बच्चों आक्रामक चक्रवात है। ठीक है, आक्रामक तूफान है जिनकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है। ये तटीय क्षेत्रों की तरफ गतिमान करते हैं। केवल महासागरों पर होती है, केवल जलीय क्षेत्रों में होती है। स्थल भाग पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि बच्चों यह संवहनीय ऊर्जा के द्वारा चलायमान होते हैं। यहाँ जो इनका उत्पत्ति होती है इन चक्रवातों की, उस संवहनीय ऊर्जा के द्वारा होती है। ठीक है, साथ ही गुप्त ऊष्मा इसमें कार्य करती है, लेकिन जैसे ये तटीय क्षेत्रों में आते हैं ये समाप्त हो जाते हैं। ये चक्रवात आक्रामक पवनों के कारण विस्तृत विनाश, अत्यधिक वर्षा और तूफान लाते हैं। ये चक्रवात विध्वंसक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है, बहुत ज्यादा विध्वंस लाते हैं, हर साल ये समस्या करते हैं, और समूचे पृथ्वी के पश्चिमी जो क्षेत्र है, समूचे पृथ्वी के जो पश्चिम महाद्वीपों के जो पश्चिमी क्षेत्र है उनको प्रभावित करते हैं। हिंद महासागर में चक्रवात, अटलांटिक महासागर में हरिकेन के नाम से, पश्चिमी प्रशांत, दक्षिणी चीन में टाइफून और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज के नाम से जाने जाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में इनका नामकरण अलग अलग किया जाता है, नाम से पता चल रहा है। यहाँ पर हरिकेन, साइक्लेन, टाइफून, विली विलीज आदि नामों से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से उष्णकटिबंधीय चक्रवात जाने जाते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न और विकसित होते हैं। इनकी उत्पत्ति विकास के लिए अनुकूल स्थितियां है। सबसे पहली बात तो यह है कि बच्चों कि संवहनीय प्रक्रिया इसमें आवश्यक है, और संवहनीय प्रक्रिया कहां पर होगी, जहां ज्यादा तापमान होगा, और ज्यादा तापमान कहां पर होगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ज्यादा तापमान होता है, इस वजह से यहां पर ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात की स्थिति देखी जाती है। तो इनकी कुछ शर्तें हैं कि उनकी कुछ अनुकूल स्थितियां है कि उस वजह से ही वहां पर पैदा होते हैं। तो पहला है वृहद समुद्री सतह, बड़ी समुद्री सतह होनी चाहिए जहां तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। यदि तापमान कम होगा तो संवहनीय प्रक्रिया नहीं होगी, और संवहनीय प्रक्रिया नहीं होगी बच्चों तो वहां पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनेगा। इसलिए तापमान का अधिक होना वहां पर आवश्यक है। साथ ही समुद्री सतह होना, यदि स्थलीय सतह हुई तो चक्रवात की उत्पत्ति नहीं होगी। कोरियोलिस बल का होना यह तो जरूरी भी है बच्चों, क्योंकि कोरियोलिस बल के द्वारा ही तो चक्रवात बनेगा। यदि कोरियोलिस बल नहीं होगा, यदि हम इस तरीके से देखते हैं, ठीक है,
यहाँ पर लो प्रेशर है, इस वजह से चक्रवात होगा। यदि उच्च प्रेशर होता हाई प्रेशर होता तो चक्रवात ना होकर के प्रति चक्रवाती अवस्था बनती। तो चक्रवात यदि है तो बीच में लो प्रेशर तो होगा, समदाब रेखाओं के मध्य में लो प्रेशर होगा। अब यदि माना कि बच्चों कोरियोलिस बल नहीं होता, मान लो कोरियोलिस बल नहीं होता और भूमध्य रेखा के आसपास जो डोलड्रम का जो क्षेत्र है वहां पर कोरियोलिस बल होता भी नहीं है, नगण्य मात्रा में होता है, तो वहां क्या होता है, बाहर से पवनें आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि दाब कैसा, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनें चलती है। तो बाहर उच्च दाब है और अंदर निम्न दाब है, तो पवनें सीधी चलेगी यहां पर। ठीक है, चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि बाहर उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनें चलती है, तो सीधी जाकर के यहां पर चक्रवातीय स्थिति नहीं बनाएगी। लेकिन यदि बच्चों यहां पर कोरियोलिस बल हुआ और कोरियोलिस बल के कारण ही पवनें अपनी दिशा से परिवर्तित हो जाती है, अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है, और दिशा परिवर्तित करने के कारण ही वो सीधी ना जाकर के अपनी दिशा से परिवर्तित हो जाती है। और उत्तरी गोलार्ध में बच्चों हम जानते हैं किस दिशा से, उत्तरी गोलार्ध में अपनी सीधी दिशा से ना जाकर के राइट हैंड की तरफ या राइट हैंड की तरफ मुड़ जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ जाती है। तो इसी तरीके से यहां पर भी जो बच्चों चक्रवाती स्थिति होगी, उसलिए कोरियोलिस बल का होना आवश्यक है। और बच्चों भूमध्य रेखा, बिल्कुल भूमध्य रेखा पर, जहां पर डोलड्रम का जो क्षेत्र है बिल्कुल भूमध्य रेखा पर, वहां पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते? यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे कि भूमध्य रेखा पर कोई भी चक्रवात क्यों नहीं बनता, क्योंकि वहां पर कोरियोलिस मिलता ही नहीं है, कोरियोलिस बल होता ही नहीं है, इस वजह से वहां पर चक्रवात नहीं बनेगा। ठीक है। तीसरा है बच्चों ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना। यदि इनमें बच्चों अंतर ज्यादा हुआ, इनकी पवनों की गति में अंतर ज्यादा हुआ, तो ये पूरे तंत्र को डिस्टर्ब कर देगी, वहां पर चक्रवातीय स्थिति नहीं बन पाएगी। या फिर यूं भी कह सकते हैं इसको कि वहां पर अधिक मात्रा में पवनों का ऊपर नीचे ऊर्ध्वाधर चलने से भी चक्रवातीय स्थिति कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए इन पवनों की गति में अंतर कम होना जरूरी है। चौथा है बच्चों कमजोर निम्न दाब क्षेत्र या निम्न स्तर का चक्रवातीय परिसंचरण का होना, जो कि जरूरी भी है। क्यों जरूरी है? कि निम्न दाब क्षेत्र में ही चक्रवात का निर्माण होगा। तो चक्रवात का निर्माण निम्न दाब क्षेत्र में बनेगा, और निम्न दाब क्षेत्र का लगातार बनाए रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि निम्न दाब क्षेत्र मेंटेन रहेगा वहां पर। यदि यहां पर निम्न दाब क्षेत्र मेंटेन रहेगा तो ही चक्रवात बनेंगे, यदि ये संपूर्ण हो जाएगा तो चक्रवात नहीं बनेगा। और लास्ट है समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण, जो इसके ऊपरी क्षोभ सीमा पर, ठीक है, धरातल से ऊपर क्षोभ सीमा पर इसके विपरीत कार्य होंगे, जिससे कि यह मेंटेन रह सके। ठीक है, यह तंत्र बरकरार रह सके। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को और अधिक विध्वंसक बनाने वाली ऊर्जा संघनन प्रक्रिया द्वारा ऊंचे कपासी स्तरीय मेघों से प्राप्त होती है, जो कि इस तूफान के केंद्र को घेरे रहती है। समुद्रों से लगातार आर्द्रता की आपूर्ति होने के कारण ये तूफान अधिक प्रबल होते हैं। स्थल पर पहुंचकर आर्द्रता की आपूर्ति रुक जाती है और ये क्षीण होकर के समाप्त हो जाते हैं। तो आर्द्रता की लगातार प्राप्ति होना ही इनमें लगातार ऊर्जा बरकरार रहती है, संवहनीय प्रक्रिया यहाँ पर रहती है। साथ ही गुप्त ऊष्मा जो होती है बच्चों, वो यहाँ इसकी ऊर्जा का कार्य करती है। ठीक है, और यदि ये क्षेत्र पे स्थल भागों पे चले जाते हैं तो वहां पर ये समाप्त हो जाते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में मूसलाधार वर्षा का क्षेत्र एक विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात केंद्र के चारों तरफ प्रबल सर्पिल पवनों का परिसंचरण होता है, जिसे इसकी आंख कहते हैं। चित्र में हम आगे देखेंगे बच्चों कि यह इसके मध्य में बिल्कुल आंख होती है। इस परिसंचरण प्रणाली का व्यास 150 से 250 किलोमीटर तक होता है। इसका केंद्रीय क्षेत्र शांत होता है। जो आंख के बिल्कुल मध्य वाला जो क्षेत्र होता है वो अपेक्षाकृत शांत होता है। ठीक है, ये शांत होता है और इसके चारों तरफ, जिसे अक्षोभित्ति भी कहते हैं, यहां पर ही सभी व्यवस्थाएं होती है, यहीं पर ही बच्चों कार्य होता है। यही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला क्षेत्र है। जहां पवनों का अवतलन होता है, केंद्रीय भाग के चारों तरफ अक्षोभित्ति होती है, जहां वायु प्रबल और वृत्ताकार रूप से ऊपर उठती रहती है। यहां ऊपर की ओर उठती रहती है और यहां हल्का अवतलन देखा जाता है। और यह शांत क्षेत्र होता है। जो चक्षु होता है, शांत क्षेत्र होता है, और चक्षु भित्ति होती है बच्चों इसके चारों तरफ, वो अपेक्षाकृत अधिक प्रबल और वृत्ताकार रूप से ऊपर उठती हुई रहती है, और यही सर्वाधिक नुकसानदायक क्षेत्र माना जाता है। यहां पर इस चित्र में देख सकते हैं बच्चों कि यहां पर ये आंख है,
ये चक्षु या आंख है और इसके चारों तरफ चक्षु भित्ति पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ से इस प्रकार से पवने अंदर की ओर जा रही है, केंद्र अभिसरित हो रही है, केंद्र की तरफ पवने अंदर की ओर जा रही है, तभी तो चक्रवात है। यदि केंद्र की तरफ नहीं जाएंगी पवने तो चक्रवात नहीं होगा, ये हम सब जानते हैं। यदि हम बात करें बच्चों कि इसके चक्षु भित्ति पर या अक्षु भित्ति पर ही बाहर की ओर प्रवाह होगा, ऊपर की ओर प्रवाह होगा बाहर की ओर, ठीक है। साथ ही में जो अंदर की ओर पवने आई, अंदर की ओर पवने आकर के अक्षु भित्ति से होती हुई ऊपर की ओर उठी, और इस तरीके से जो लो प्रेशर है, निम्न दाब है बच्चों, वो मेंटेन रहता है। यदि ये बाह्य प्रवाह नहीं होगा तो मेंटेन लो प्रेशर नहीं रहेगा, वायु की संपूर्ति हो जाएगी, ठीक है। साथ ही जो मध्य वाला जो क्षेत्र जिसे हमने आंख कहा, यहां उष्ण वायु का अवतलन भी देखा जाता है, उष्ण वायु का अवतलन यहां पर देखा जाता है। क्षोभ सीमा तक, जो क्षोभ सीमा है वहां तक इसकी स्थिति देखी जाती है। इतनी ऊंचाई तक, लगभग 12 से 15 किलोमीटर की जो क्षोभ सीमा है बच्चों, वहां तक इसकी स्थिति देखी जाती है और वहां से इसको मेंटेन किया जाता है। अर्थात यदि ये सिस्टम यहां पर कार्य नहीं करेगा तो ये पूरा तंत्र बिखराव में आ जाएगा, ये मेंटेन नहीं रहेगा, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बन पाएगा, ठीक है। और यह साथ ही में बच्चों यहां पर यह भी देखने को मिलता है कि यहां पर विभिन्न प्रकार के बादलों का निर्माण हुआ, वर्षा मेघ, कपासी मेघ, ठीक है, वर्षा मेघ, कपासी मेघ, और इन बादलों के आने से वर्षा होती है, ठीक है, वर्षण की स्थिति देखी जाती है। यहाँ पर रेन बैंड विकसित हुए, ठीक है, यहाँ पर रेन बैंड विकसित हुए जो कि क्या है, अलग अलग प्रकार के वर्षा के कारकों को हमें बताता है। तो इस प्रकार से एक तंत्र पूरा विकसित हुआ और तूफान की जो दिशा है वो इस तरफ होगी, तूफान की जो दिशा है वो इस तरफ होगी, यह पूरा तंत्र हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ये पवनें क्षोभ सीमा की ऊंचाई तक पहुंचकर इसी क्षेत्र में अधिकतम वेग वाली पवनों को उत्पन्न करती है, जिसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। इनसे इस भाग में मूसलाधार वर्षा भी होती है बहुत तेजी से। कौन से क्षेत्र में बच्चों? चक्षु भित्ति में। चक्षु भित्ति में जो पवनें होती है वो बहुत तेजी से गमन करती है, लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, और यहां पर सर्वाधिक मूसलाधार वर्षा होती है। चक्रवात की आंख से रेन बैंड विकसित होते हैं तथा कपासी वर्षा बादलों की पंक्तियां बाहरी क्षेत्र की तरफ विस्थापित हो जाती है। तो यहां पर रेन बैंड विकसित होते हैं जो कि क्या करते हैं, कपासी वर्षा बादलों की पंक्तियां भी बाहर की ओर हो जाती है। समुद्री क्षेत्रों में लगातार आर्द्रता प्राप्ति के कारण ये चक्रवात तूफानी रूप ग्रहण कर लेते हैं और इनसे तटीय क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा होती है। और लगातार रूप से आगे की ओर जब खुले क्षेत्रों में, खुले सागरों में चलते रहते हैं और वहां से आर्द्रता प्राप्त करते रहते हैं, और आर्द्रता प्राप्त करने के पश्चात ये लगातार तेज गति से और तेज गति से चलते रहते हैं। लेकिन जब ये स्थल भाग पर पहुंचते हैं तो वहां भारी मात्रा में तबाही पहुंचाते हैं, भारी मात्रा में तबाही पहुंचाते हैं, वर्षा करते हैं और वहां के स्थिति को प्रभावित करते हैं, जनधन को हानि पहुंचाते हैं, और जाकर के जब हानि पहुंचा करके समाप्त हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आर्द्रता वहां पर समाप्त हो रही है, गुप्त ऊष्मा प्राप्त नहीं हो रही है, संवहनीय प्रक्रिया खत्म हो रही है, इस वजह से ये वहां पर जाकर के समाप्त हो जाते हैं। अगला है बच्चों तड़ित झंझा और टोर्नेडो। अगला इसी में हमारा है तड़ित झंझा व टोर्नेडो। बच्चों ये होते क्या है इसके बारे में बेसिकली देख लेते हैं कि जो चक्रवात चले, चक्रवात तो किस प्रकार के क्षैतिज स्तर पर चलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चक्रवात चलते हैं। और क्यों चलते हैं? दाब, वायु दाब में परिवर्तन, वायु दाब में परिवर्तन, उच्च दाब, यहां पर बच्चों माना कि उच्च दाब है और यहां पर निम्न दाब है, लो प्रेशर है। तो दाब में अंतर आया। दाब में अंतर क्यों आया बच्चों? क्योंकि तापमान में अंतर है, एक क्षेत्र के तापमान में दूसरे क्षेत्र के तापमान में अंतर होने के कारण दाबों में अंतर आया, और दाब में अंतर होने के कारण उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनें चली, तो दाबांतर विकसित हुआ, ठीक है। तो दाब प्रवणता बल का जन्म हुआ और दाब प्रवणता बल होने के कारण यहां पर पवनों की गति देखी गई है। लेकिन बच्चों यदि हमको इस तरीके से देखें कि संवहनीय प्रक्रियाओं के द्वारा ऊर्ध्वाधर स्तर पर, अभी तक तो हमने क्या देखा था, क्षैतिज स्तर पर दाब प्रवणता बल का कार्य देखा था। यदि हम ऊर्ध्वाधर रूप से देखें तो जमीन से अर्थात धरातल से ऊपर की ओर जाने पर तापमान में कमी होती है, ये हम सब जानते हैं। अब तापमान में यदि कमी होगी तो दाब प्रवणता बल तो कार्य करेगा ही करेगा। अब दाब प्रवणता बल कार्य करेगा तो एक प्रकार से पवनों, जो कि कैसी ऊर्ध्वाधर पवनों का यहां पर विकास होगा, और उन्हीं को हम यहां पर तड़ित झंझा व टोर्नेडो कहते हैं। अन्य विध्वंसक स्थानीय तूफान तड़ित झंझा तथा टोर्नेडो है, ये अल्प समय के लिए रहते हैं, अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल तक सीमित होते हैं, परंतु आक्रामक होते हैं, ठीक है, आक्रामक यहां पर होते हैं। तड़ित झंझा उष्ण आर्द्र दिनों में
किन दिनों में बच्चों दोबारा देख लेना है, उष्ण आर्द्र दिनों में प्रबल संवहन के कारण उत्पन्न होते हैं। उष्ण आर्द्र दिनों में प्रबल संवहन के कारण, अधिक गर्मी अधिक तापमान जब प्राप्त होता है तो संवहनीय प्रक्रिया बहुत तेजी से वहां पर होने लगती है, बहुत तेजी से संवहनीय प्रक्रिया होने लगती है। उस वजह से तड़ित जंजा उत्पन्न होते हैं। तड़ित जंजा एक पूर्ण विकसित कपासी वर्षी मेघ है जो गरज व बिजली उत्पन्न करते हैं। जब यह बादल अधिक ऊंचाई तक चले जाते हैं वहां तापमान शून्य से कम रहता है, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम हो जाता है और इतना कम हो जाता है कि शून्य से कम रहता है, तो इससे ओले बनते हैं और ओलावृष्टि भी होती है। ओलों का निर्माण होता है और ओलावृष्टि भी होती है। आर्द्रता कम होने पर यह तड़ित जंजा धूल भरी आंधियां लाते हैं। यदि आर्द्रता है तो भारी मात्रा में वर्षा लाएंगे, ओले बनेंगे, ओलावृष्टि होगी, लेकिन यदि आर्द्रता नहीं होगी तो बच्चों ये धूल भरी आंधियां ही ला पाते हैं। तड़ित जंजा की विशेषता उष्ण वायु का प्रबल ऊर्ध्व प्रवाह है, जिसके कारण बादलों का आकार बढ़ता है और ये अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। मैंने बताया बच्चों कि यहां पर ऊर्ध्वाधर पवनें चलती है, अर्थात ऊंचाई तक, अधिक ऊंचाई तक यह पहुंचती है। इसके कारण वर्षण होता है, तत्पश्चात नीचे की तरफ वात प्रवाह पृथ्वी पर ठंडी वायु वर्षा लाता है। जब ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर की ऊर्ध्वाधर पवनें यहां पर विकसित होंगी तो नीचे का तंत्र भी प्रभावित होगा। भयानक तड़ित जंजा से कभी कभी वायु आक्रामक रूप में हाथी की सूंड की तरह सर्पिल अवरोहण करती है। इसमें केंद्र पर अत्यंत कम वायुदाब होता है। जो इसके केंद्र में वायुदाब कैसा रहता है, निम्न वायुदाब रहता है। ठीक है, निम्न वायुदाब होता है। क्यों होता है? क्योंकि नीचे से पवन ऊपर की ओर गई, इस वजह से वायुदाब क्या है, निम्न प्रकार का है। नीचे से ऊपर की ओर क्यों गई बच्चों पवनें? क्योंकि दाब में अंतर है, तापमान में अंतर है, इस वजह से, और व्यापक रूप से भयंकर विनाशकारी होते हैं। ठीक है बच्चों, इस परिघटना को टोर्नेडो कहते हैं। टोर्नेडो सामान्यतः मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं। समुद्र पर टोर्नेडो को जल स्तंभ कहते हैं। जो यहां पर ये देखा बच्चों कि हाथी की सूंड की भांति ये गतिमान रहते हैं और पूरे क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। इसको क्या कहते हैं? टोर्नेडो कहते हैं। लेकिन यदि ये समुद्र पर टोर्नेडो आ जाए तो जिसे जल स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जल स्तंभ कहते हैं। यह आक्रामक तूफान वायुमंडलीय ऊर्जा वितरण में भिन्नता या अस्थिर वायु के व्यवस्थित होने की अभिव्यक्ति है। ये किस वजह से होते हैं? मैंने पहले भी बताया था बच्चों कि वायुमंडलीय ऊर्जा वितरण में भिन्नता, ऊर्जा जो वितरण में भिन्नता पाई जाती है उसके व्यवस्थित होने की अभिव्यक्ति है। बच्चों हम पहले भी देख चुके हैं कि तापमान में अंतर, दाब में अंतर, आर्द्रता में अंतर, इनकी वजह से ही विभिन्न जलवायुविक घटनाएं होती है। जलवायु में जितनी भी घटनाएं होती है इनके अंतर की पूर्ति करने के लिए ही होती है। ठीक है, इस तूफानों से स्थितिज व ताप ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और अशांत वायुमंडलीय दशाएं पुनः स्थिर स्थिति में लौट आती है। तो इस प्रकार की इनकी जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है और अशांत वायुमंडलीय जो दशाएं पुनः स्थिर स्थिति में आ जाती है और इस प्रकार का कार्य हो जाता है। इस प्रकार से बच्चों आज की क्लास में हमने चक्रवात देखा, जिसमें दोनों प्रकार के उष्ण चक्रवात और शीतोष्ण प्रकार का जो चक्रवात है, दोनों प्रकार के चक्रवात हमने यहाँ पर देखे और इस तरीके से हमारा चैप्टर भी समाप्त हुआ। अगली क्लास में हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। धन्यवाद बच्चों।